और आज बात फिर बंगाल की उन सीटों पर आज महासंग्राम हो रहा है जहां सभी की नजरें टिकी हुई है। जी हां, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। देश के 5 राज्यों में आज वोट पड़ रहे हैं। इसमें न केवल बंगाल और असम की टफ फाइट वाली सीटें शामिल है, बल्कि दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बीजेपी कितना जोर लगा पाएगी ये भी तय हो जाएगा। बात बंगाल की करें तो इस चरण में यहाँ किले और खंदक की लड़ाई है। इस चरण में दक्षिण परगना की 16, हावड़ा की 7 और हुगली की जिन 8 सीटों पर वोट पड़ेंगे उनमें 29 सीटों पर पिछली बार टीएमसी को और 29 पर एक पर कांग्रेस और एक पर वामदल जीती थी। बीजेपी का यहां खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं। बीजेपी को यहां लोकसभा में बम्पर वोट मिले थे। इसके साथ ही बीजेपी ने यहां विधानसभा के चुनाव से जबरदस्त तैयारी की है। जिन 30 सीटों पर वोट पड़ने जा रहे हैं उनमें 30% से अधिक मुस्लिम वोट है। यही वोट पिछली बार ममता की जीत का आधार बने थे। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस वाम दलों के साथ ओवैसी और आईएस गठबंधन में मुस्लिम वोट बटेंगे, जिसका फायदा उसे मिलेगा। देखना यह है कि बीजेपी के इस दावे में कितना दम होता है। ममता अपना किला बचा पाती है या बीजेपी बंगाल में अपना दम दिखाती है। तीसरे चरण का मतदान बंगाल में होने जा रहा है। तीसरे चरण में किसका खेला होने जा रहा है? जो दीदी ने नारा दिया है कि खेला होगा, वहीं बीजेपी ने भी नारा दिया है कि विकास होगा। लेकिन बंगाल की 31 सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है। बात करें पश्चिम बंगाल की तो इसमें 27 से 28 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी, 2 कांग्रेस के खाते में गई थी और एक वाम दल के खाते में। तो आज बंगाल में तीसरे चरण का मतदान जारी है। अभिषेक बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 2 चरण में मतदान हो चुके हैं, लेकिन बंगाल का जो राजनीति समीकरण है अगर उसकी बात करें तो 2 सीटों पर हुए, जिसमें दूसरी सीट जो थी वो नंदीग्राम की थी, जिस पर सभी की नजर टिकी हुई थी। इस बार की यदि बात करें तो इस बार 31 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, जिसमें से 28 सीटें टीएमसी के खाते में पिछले विधानसभा चुनाव में आई थी, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और 1 सीट वाम दलों के खाते में। और वही बीजेपी इन सीटों को साधने की कोशिश कर रही है, इन सीटों को अपने खाते में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सीटों पर कब्जा पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी का था और टीएमसी अपनी सीटें बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिन वोटिंग सीट्स पर जो चुनाव हो रहे हैं, जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें 30% मुस्लिम वोट है। और मुस्लिम वोट की यदि बात करें तो अबीर पीरजादा, जिनका एक अलग ही गठबंधन है ओवैसी के साथ, इस बार वो बद गया है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान ममता बनर्जी को हो सकता है और बीजेपी कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा सकती है। लेकिन लगातार ममता बनर्जी अपनी सीट बचाने में लगी हुई है। हम बात करें पश्चिम बंगाल की इन सीटों की तो 30% मुस्लिम वोट यहां पड़ते हैं। मुस्लिम फैक्टर इन सीटों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन पीरजादा और ओवैसी का गठबंधन होने के चलते ममता बनर्जी को उसका नुकसान हो सकता है। तो बंगाल में आज जो तीसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। बात करें 2 सीटों की तो पिछले सीट की यदि बात करें तो नंदीग्राम एक ऐसी सीट थी जिस पर सभी की नजर थी, लेकिन ये सीट जो कहीं ना कहीं पीरजादा के खाते में, ओवैसी के खाते में जा सकती है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोट ज्यादा पड़ते हैं और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इन्हीं वोटों को, इन्हीं सीटों को साधने में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। मतदान वहां हो रहे हैं। 30 सीटें जहां कहीं न कहीं ममता बनर्जी की, नरेंद्र मोदी की, या बात करें शुभेंदु अधिकारी, इन सभी की इज्जत यहां पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव होने जा रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर है। आज हम पश्चिम बंगाल पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ टीएमसी नेता फरीद खान जी सीधे जुड़े हुए हैं। फरीद खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चाहे कि क्या मोदी के खिलाफ। फरीद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, अभी आ रही है।
जी, हम बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं और आज 30 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। अभिषेक बनर्जी की यदि बात करें तो कहीं न कहीं उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। लेकिन आप उन सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी का कब्जा था। क्या लगता है जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला है, क्या फिर से टीएमसी अब विधानसभा चुनाव में इन सीटों को साध पाएगी? जी बिल्कुल। तो लोकसभा का जो मैंने बताया पहले भी कि वो एक अलग मुद्दा था, अलग इलेक्शन था और लेफ्ट और कांग्रेस के बहुत से वोट भाजपा ये लेफ्ट और इसके भाजपा की तरफ डिवाइड हो गए, ये किए गए थे। ये मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन वो इस बार हमारे पूरे के पूरे वोट हमारे पास रह जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि लोकसभा एक अलग मुद्दों पर होता है और विधानसभा एक अलग मुद्दों पर होता है। लेफ्ट वालों के सारे वोट वहाँ डिवाइड हो गए, लेकिन लेफ्ट की कोई कारीगरी नहीं। अभी इन लोगों ने एक अपना जोड़ बनाकर आईएसएफ, कांग्रेस और लेफ्ट में बनाकर ये वोट लड़ रहे हैं, तो इनके सारे वोट इनके साथ रहेंगे। ये भी अच्छी लड़ाई दे रहे हैं। सही मानों में देखा जाए तो ये जोड़ के साथ और टीएमसी के साथ एक मुकाबला है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमें पूरी कम से कम 28 से 29 सीट आज लेकर जाएंगे और आज के बाद हमारी जो मेजोरिटी मार्क का पूरा आधा तो हम पूरा कर ही लेंगे और बाकी के नेक्स्ट 2 फेसों में हम उसको भी पूरा कर लेंगे और आने वाली 2 मई को ये इसका हमको पॉइंट मिल जाएगा। बिल्कुल फरीद जी, लेकिन जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 30% अब यदि हम बात करें तो मुस्लिम फैक्टर है, लेकिन चूंकि गठबंधन हो रहा है ओबीसी फी ज्यादा, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इसका नुकसान हो सकता है। ममता बनर्जी को कोई नुकसान नहीं, बल्कि मैं तो देख रहा हूँ कि ममता बनर्जी को फायदा होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले बहुत लोग उठाए हुए थे, अब हमारे पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने अपने कंधे में लिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की महिलाओं का यही कहना है कि बांग्ला लीडर मेक इट चाहिए, यानी कि पूरे बंगाल के लोगों को अपनी ही बेटी चाहिए, बाहर वाला कोई नहीं चाहिए। और बाहर वाले का तो ये है कि वो अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर सके हैं तो उनका क्या होगा। तो लोगों में यही दुविधा है, और ये दुविधा इसलिए है कि मुख्यमंत्री का मुखौटा कौन होगा। ये लोग खुद उसमें बैठे हुए हैं कि अगर हमने इसका नाम अनाउंस कर दिया या उसका नाम अनाउंस कर दिया तो जो हमारे जनता तो इनके साथ है ही नहीं, वर्कर्स कहीं साथ छोड़कर ना चले जाए। तो ये स्थिति पूरी स्पष्ट क्लियर हो चुकी है कि इनके पास ना सीटें आने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके पास 50 सीटें जुगाड़ करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लोग जानते हैं ममता बनर्जी ने हमको जिस तरह का अच्छा शासन दिया है, ममता बनर्जी हमारे काम आई है, घर घर पर काम आई है। यहाँ पर ये वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटकर। बंगाल में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। फरीद खान पूजा करता है, फरीद खान नमाज पढ़ता है, फरीद खान गिरजा जाता है। उसी तरह से हमारे हिंदू भाई लोग भी इफ्तार पार्टी में आते हैं, ईद की सवैयां खाते हैं और हम लोग खुद बैठकर दुर्गा पूजा और काली पूजा मनाते हैं। लेकिन फिर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप वेस्ट बंगाल की जनता अपने वोटों को डिवाइड नहीं करेगी, बंगाल की जनता समझ चुकी है। फरीद जी, तुष्टीकरण का आरोप तो आप पर लगता ही आया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिन 30 सीटों पर आपने 28 सीटें जीती थी, वहां 29 सीटें जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन जिन सीटों पर आप लोगों ने जीत हासिल की थी, पीरजादा का कहीं न कहीं वहां पर प्रभाव रहा है। लेकिन चूंकि अब गठबंधन हो गया है तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी को इसका नुकसान हो सकता है और बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि वोट कटने की तो पूरी संभावना है। जब गठबंधन हो गया है, अलग हो गई है, तो फिर बात बता रहा हूं कि जो हमारे बंगाल वासियों को मानना है कि जिस तरह से आप बोलते श्री राम के नाम बोलने से हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। बस ये है कि भगवान का नाम, धार्मिक चीजें राजनीति में नहीं आनी चाहिए। अगर हमारा ये बोलना है तो उसी तरह से पीर ज़्यादा हो चाहे कोई भी ज़्यादा हो, वैसी साहब हो चाहे जो भी, अल्लाह का नाम, रसूल का नाम, रही का नाम राजनीति में नहीं आना चाहिए। हम लोग डेवलपमेंट के नाम की राजनीति करते हैं और वही करना चाहते हैं, और हम भी आपसे ये निवेदन करते हैं, आप धर्म को राजनीति में मत जोड़ो। बिल्कुल, लेकिन तो बंगाल की जनता, जो भी लोग धार्मिक लोगों का नाम लेकर इस पर आएंगे, बंगाल की जनता उन्हें सिरे से नकार देगी। हालांकि आईएसएफ पीरजादा साहब या ओवैसी साहब आए हैं, उससे हमको उल्टा फायदा ही होने वाला है, क्योंकि बंगाल की जनता धार्मिक चीजें, राम और रहीम को राजनीति में लेके आना नहीं चाहती। जी चलिए फरीद जी, तमाम सवालों के जवाब भाजपा के साथ चल रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पश्चिम बंगाल से जॉय चौधरी जी जुड़े हुए हैं। जॉय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जॉय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो जॉय जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फरीद जी, आपके पास आऊंगी। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में जो जीत हमने इन्हीं सीटों से हासिल की थी, वो फिर से हम विधानसभा चुनाव में हासिल करेंगे। 2016 में माना कि विधानसभा में ममता बनर्जी का कब्जा उन सीटों पर रहा था, लेकिन बीजेपी ने दावा कर दिया है कि जिन सीटों पर ममता बनर्जी का कब्जा रहा था, जिस तरह से लोकसभा में हम जीते, वैसे ही हम विधानसभा में जीतेंगे। देखिए, दावा तो बीजेपी दिल्ली में भी 2015 में किया था कि सरकार हम बना रहे हैं, रिजल्ट आपने देख लिया था। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, फिर उन्होंने दावा किया। हमारे गृह मंत्री जी घर घर जाके पर्चे बांटे, लोगों से रिक्वेस्ट की और उन्होंने दावा किया कि मैं इस बहुमत के साथ सरकार बना रहा हूँ। दावा का दावा ही रह गया। उसी तरह से उन्होंने बिहार में 2015 में बोला था पूर्व बहुमत में हम सरकार बनाएंगे, वो दावा का दावा रह गया। इस बार भी जो इलेक्शन हुआ तो उनका तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, लोगों को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तो राजनीति करते हैं। तो वो एक लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर हैं, ताकि उनके अपने जो वर्कर हैं उनके साथ जुड़े रह जाए। लेकिन सच्चाई, जमीनी सच्चाई ये है कि उनके साथ जनता नहीं है, उनके साथ उनके वर्कर भी नहीं। यहाँ पर बंगाल में उनके वर्कर, पुराने वर्कर और नए वर्करों की लड़ाई चल रही है। जो माथा फूट फुटहुआ जो हो रहा है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो इल्जाम हमारे ऊपर लगा देते हैं। हालांकि ये उनके अपने लोग लड़ रहे हैं कि मैं पुराना तू नया, बस और कुछ नहीं है। आप देखिएगा, मैं यकीन के साथ आपको दिला रहा हूँ कि 50 सीटें भी ये लेके नहीं आएंगे। 2 मई को आप देखिएगा 50 सीटें भी इनके साथ नहीं आएंगी। काफी अच्छा नजर आ रहा है फरीद जी, लेकिन आज की अगर चुनाव की बात करें तो ईवीएम मशीन, जिन ईवीएम पर ममता बनर्जी ने पिछली बार आरोप लगाया था कि जहां मतदान हो रहे हैं उसे प्रभावित कर रही है बीजेपी, लेकिन आज ही टीएमसी के कुछ ऐसे प्रत्याशी है, कुछ ऐसे नेता है जिनके घरों में से ईवीएम मिली है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? आया है जिस तरह से उनका कोई पहचान का आदमी, तो उन्होंने अपने गैराज में उसको रहने की जगह दे दी थी कि तुम रात यहाँ गुजार लो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनका रहने का इंतजाम नहीं करवाया था। तो उसके गैराज में था वो, उसने तो इस इंसान की मदद करने की कोशिश की। उसमें हमारा ईवीएम में गड़बड़ करने का, घोटाला करने का कोई दोष नहीं है। और अगर दोष जाता है तो आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए। हमें तो अपनी जनता पर, अपने लोगों पर विश्वास है। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है फरीद जी की ईवीएम मशीन मिली है टीएमसी के प्रत्याशी के घर से। 6 ईवीएम मशीन है, वो भी बता रहा हूँ कि वो एक आरोप है, आरोप ही रह जाएगा। इलेक्शन कमीशन अपना कर दो। हमारे एक लोग ने उनके रात को रहने का अरेंज कर दिया। जो बेचारे उनको रात को जगह मिलती है, कहाँ पर जाए, कौन से स्कूल में जाए, वहां पर गाय भैंस बनी हुई है, कहाँ पर सांप हो, क्या हो, तो उसमें उसके पास में एक गैराज था, वहां उसने उसको रात को सोने की व्यवस्था कर दी। और कुछ भी नहीं, हमारा बाकी कोई चीजों से लेना देना नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ईवीएम की मशीन मिली ही नहीं है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, सिर्फ वो राहत रुकने गया था, यानी कि ईवीएम मशीन नहीं मिली है, ये आप कह रहे हैं? हम बंगाल के लोग हैं, कोई मुसीबत में हो, कहीं पर भी हो, हम तो रात को 2 बजे 4 बजे भी जाके उसके लिए खड़े हो जाते हैं। वैसे ही उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई तो तकलीफ में था, रात को उसको कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने रहने की जगह का इंतजाम करवा दिया। जी, चलिए, ये बीजेपी से भी मैं चाहूंगी कि बीजेपी से किसी को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फरीद जी तमाम सवाल कर रहे हैं बीजेपी से, और मैं चाहूंगी कि जल्दी बीजेपी से भी किसी नेता को जोड़ने की कोशिश करें। जॉर्ज जी से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन जल्दी भी हाजिर होंगे। लेकिन फरीद जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में जो जीत बीजेपी को मिली थी और जो दावा, जो कॉन्फिडेंस बीजेपी का पश्चिम बंगाल में जीत का दिख रहा है, मोदी लहर, मोदी फैक्टर, बात करें अमित शाह की, बात करें जेपी नड्डा की, तमाम नेता पश्चिम बंगाल के रण में उतर गए हैं। क्या लगता है, इनका कहीं ना कहीं जो दाव है, कहीं ना कहीं जो मोदी लहर है, वो पश्चिम बंगाल में काम आएगी? जी फरीद जी, सच में यहाँ पर आके ग्राउंड लेवल पर आपको यहाँ ऐसी कोई लहर दिखेगी ही नहीं। इनके पास पैसा है, इनके पास मीडिया घराने हैं, इसलिए वो जो चाहते हैं वही दिखाते हैं। हालांकि इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं।
ये सिर्फ लोगों को रिझाने का और टीवी के जरिए लोगों को बताने का ये काम करते हैं। मैं आपको दायित्व लेकर बोल रहा हूँ, अभी भी मैं कई जगह से घूम कर आ रहा हूँ, ऐसी कोई लहर है ही नहीं। ये कोई एक मुद्दा बनाकर टीवी वालों को बुलाकर मीडिया में दिखाते हैं ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है। जी आज चलिए मैं बता रहा हूँ कि जहाँ लोग औरतों ने परेश जी, फैसला कर बीच में लिया रोकना है। चाहूंगी मैं आपको। हमारे साथ पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। शंकरलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। प्रणाम सर जी, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, लेकिन टीएमसी ने दावा कर दिया है कि बीजेपी के पास 50 सीटें भी नहीं आएगी। क्या लगता है आपको, पश्चिम बंगाल में जो जीत का दावा बीजेपी कर रही है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली हो, लेकिन मेरे सहयोगी कौन बैठे हैं? मिश्रा जी बैठे हैं क्या? के जी? फरीद खान जी बैठे हुए हैं पश्चिम बंगाल से, टीएमसी नेता। अच्छा जी देखिए, इस तरह के बयान, मेरा अनुभव है 40 वर्ष के चुनावों का, इस तरह के बयान जब ही आते हैं जब पता लग जाता है कि हम हार रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, मैंने युवा था, जनसंघ का टाइम था, हम लोग की जमानतें जब्त होती थी जनसंघ वालों की, हम लोग हारते थे तो हमारे श्रद्धेय नेता जन नेता अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे, हमारा वोट बैंक बढ़ा है। तृणमूल कांग्रेस वहाँ निश्चित रूप से जो तमाम सर्वे आए हैं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर हम आप सब लोग आजकल जिस तरह से मीडिया और ये संचार व्यवस्था है, उस माध्यम से शायद कोई भी राजनीतिक विश्लेषक यह बात लेकिन शंकरलाल जी, क्या उस जीत की बात कर रहे हैं? पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 29 सीटें ममता बनर्जी के खाते में गई थी। उन्हीं सीटों पर आज जीत का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो उनको कहने दीजिए। 29 सीटें हम विधानसभा की जीते थे अगर, तो उसके तुरंत बाद या उसके आगे पीछे हमने लोकसभा की 18 सीटें जीती थी, और 18 सीटों में एक पार्लियामेंट 6, 7, 8 सीट से कम का नहीं होता। अगर 6, 7, 8 सीट का एक पार्लियामेंट है तो ये 150 करीबन सीटें हम उनके 29 का जो फिगर हमें दिखा रहे हैं, मैं सोचता हूँ उसको लेके खड़े हो जाए, आईने में देख लें लोकसभा की सीटें, और वहाँ पर ममता जी के विरुद्ध भारी एंटी। लेकिन शंकरलाल जी, लोकसभा का जो जादू था वो नहीं लगता कि विधानसभा में भी काम आएगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो जनता की फितरत है वो थोड़ी सी अलग है। लोकसभा में जरूर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा, लेकिन विधानसभा की यदि बात करें तो टीएमसी पर कब्जा रहा है सीटों पर। अब डिबेट में इतना समय नहीं रहता, अन्यथा यूपी का चुनाव आप देखिए, जब यूपी में बनारस से माननीय मोदी जी लड़े और यूपी में कुछ नहीं थे हम लोग, और यूपी में अचानक हम लोकसभा जीते। उसके एक चुनाव के बाद वहाँ मायावती अखिलेश गायब हो गए, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि निश्चित वो हमारी जमीन बनी, मजबूत जमीन बनी उन 18 लोकसभा सीटों की, उन विधानसभाओं में, जहाँ के माध्यम से हम जीत करके लोकसभा पहुंची पार्टी। बिल्कुल शंकरलाल जी, आप जो जीत का दावा कर रहे हैं कि लोकसभा में भी हम, आधा सेकंड, आप देखिए इनकम्बेंसी बहुत है 10 वर्ष की ममता जी की, और ममता जी ने और उनके गुर्गों ने जिस तरह वहाँ लूट मचाई है, जिस तरह के तमाम प्रकार के स्कैंडल्स आए हैं सामने, चाहे वो लॉटरी का हो, चाहे वो चिट फंड का हो, चाहे वो मछुआरों के बीच का हो, जिस तरह का। बिल्कुल शंकरलाल जी, बीच में रोकूंगी आपको। आप कह रहे हैं लोकसभा में जिस तरह से जीत हासिल हुई विधानसभा में भी होगी, लेकिन फरीद जी की भी तमाम सवाल है। हमारे पश्चिम बंगाल से बीजेपी प्रवक्ता जॉय चौधरी जी जुड़े हुए हैं। जॉय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी जी जी, मैं बिल्कुल फरीद जी हमारे साथ हैं, और उनका कहना है कि बिल्कुल फरीद जी दावा कर रहे हैं कि ममता दीदी फिर से आने वाली है, और बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि लोकसभा में जो जीत हासिल हुई वही विधानसभा में होगी। क्या लगता है, ये जो कॉन्फिडेंस टीएमसी में है और बीजेपी में भी कॉन्फिडेंस है कि हम जीतेंगे? देखिए, आज 31 सीट का चुनाव हो रहा था, जिसमें से आपका दक्षिण 24 परगना जो सीटें ना, वो माइनॉरिटी फेडरल सीटें हैं, तो वहाँ पे तो इनका सीट माइनॉरिटी ले जाएगा। तृणमूल वाले यदि बोल रहे हैं कि मैं सीट लूंगा, तो भाईजान जो ISF वाले हैं वो लेंगे।
तो ये आपस में बंटवारा करें कि भाई हम दो हमारे दो, बाकी को बीजेपी को लेने दो। इनका कहना है कि हम दो हमारे दो, बाकी को बीजेपी को लेने दो। तो दो इनको मिलेगा, दो उसको मिलेगा, बाद बाकी बीजेपी को मिलेगा। फरीद तो हम जी, कंफर्म है मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आ रही है। लेकिन जॉय जी, आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क तो है? क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता की यदि हम बात करें तो उनकी फितरत भी अलग है। जिन सीटों पर जीतने की आप बात कर रहे हैं उस पर ममता बनर्जी का कब्जा रहा है, उन्हीं सीटों को जीतने की बात कर रहे हैं आप। मैं वही बता रहा हूँ मैम, मैं वही बता रहा हूँ। लोकसभा और विधानसभा सीटों में बहुत फर्क होता है। विधानसभा में देखोगे मैम कि मैक्सिमम महिलाएं वोटिंग के लिए निकल रही है, मैक्सिमम महिलाएं वोटिंग के लिए निकल रही है, ठीक है। इसमें से महिलाएं नहीं, सब कोई माता बहनें सब कोई यहाँ अपनी सुरक्षा के लेकर के परेशान है। यहाँ पे चावल चोर से तोलाबाजी से लेकर परेशान है, हर कोई यहाँ पे परेशान है और हर कोई अपने आप को परिवर्तन चाहता है। इसके लिए इतना वोटिंग हो रहा है। ममता बनर्जी का पकड़ है, लेकिन उसी पकड़ वो क्या करी कि 30% के चक्कर में अभी वो अब देखोगे मंच से जाकर गायत्री मंत्र बोल रही है, मंच से जाकर के अपना गोत्र बता रही है। इससे क्या हो रहा है कि उनका जो 30% का जो वोट था वो भी चला गया और 70% तो वोट पहले ही से इनके पास नहीं था जी, क्योंकि 10 साल तक तो ये खाली माइनॉरिटी का ही के बारे में सोचे हैं। जी चलिए जॉय जी, आप कह रहे हैं तो फरीद जी से भी सवाल कर ही लेते हैं। फरीद जी, आपने सुना ही होगा ये हम दो हमारे दो, और उसके बाद बंटवारे की बात ये कह रहे हैं और इनका भी कहना है कि लोकसभा और विधानसभा में जरूर फर्क है लेकिन बीजेपी का आना तय है, ये कॉन्फिडेंस जॉय जी बता रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हम दो हमारे दो की बात, ये जो कहते हैं हम दो हमारे दो, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको अपनी बात याद आ गई, मोदी और शाह जी और उसके बाद अडानी अंबानी, इनके हम दो हमारे दो के अलावा देश में किसी को कोई नजर ही नहीं आता है। आज उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, एलपीजी लोगों ने, गरीब लोगों ने कूड़े में फेंक कर रखी हुई है। जो इन्होंने बोलते हैं उज्ज्वला स्कीम के द्वारा इन्होंने जो एलपीजी देने का काम किया था, आज बेचारे लोग एलपीजी को घर में जला नहीं पा रहे, उन्होंने उठा के उसको कूड़े में फेंक दिया। ये लोग बात करते हैं हम दो हमारे दो, बाकी इनको खाने दो। आज तोलाबाजी की ये बात करते हैं। आप पेपर में देखिए, राफेल की जो डील हुई है 36 एयरक्राफ्ट की, जो 60,000 करोड़ का जो मामला था, उसमें ये बोलते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन बिचौलियों ने किस तरह से पैसा खाया है, किस तरह से इनका कमीशन आ रहा है। ये छोटे छोटे चीजों पे बातें उठा के अपनी चीजों को छुपा लेना चाहते हैं। आप उसका जवाब दीजिए। आप बंगाल का तो छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी जिस तरह से सत्ता का प्रतीक है, ममता बनर्जी एक हवाई चोटी और साड़ी में रहने वाली लोग, आप क्या इल्जाम लगाइएगा उस पर? इल्जाम आप लगा ही सकते हो, अभी तो आप नहीं कर पाओगे। जिस तरह से आपने नारदा शारदा का 7 साल से ज्यादा हो गया है, आज तक आपने एक चीज साबित नहीं कर सके। आप लोग सिर्फ इल्जाम लगाना जानते हो, और जो इल्जाम लगाने वाले जिन पे इल्जाम होता है उनको अपनी गोदी में बैठा लेते हैं। साहब, आप लोगों के पास बातें करने के अलावा और कुछ नहीं है। लोग अपने परसेप्शन तैयार करते हो मीडिया में बैठकर, और कुछ नहीं। जमीनी रियलिटी आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास है राम को सीता से जुदा कर दो, हिंदू को मुसलमान से जुदा कर दो, आपके पास और कोई नारा नहीं है। हम तो जय सीताराम बोलने वाले लोग हैं, हमें ऑब्जेक्शन कहाँ है? हम तो ये कहते हैं जय श्री राम नहीं, जय सिया राम, जय सीताराम। हम लोग माता काली को मानने वाले लोग हैं, हम लोग माँ दुर्गा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग ईद बकरीद को मानने वाले लोग हैं, हम लोग दुनिया को जोड़ के चलने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ फोड़ के चलने वाले लोग नहीं है। उसी तरह से आपने अपनी एक बी टीम भाईजान को लाके खड़ा कर दिया, ओवैसी को लाके खड़ा कर दिया। हम लोग उनको भी नकार देने वाले लोग हैं। हम लोग कोई भी जुदा करने वाले लोग आएंगे उनको मानेंगे नहीं। ये बंगाल में उन लोगों को नहीं माने। जी चलिए फरीद जी, आपके तमाम सवालों के जवाब शंकर लाल जी आपसे चाहूंगी, कितना सहमत है आप इनकी बात से? जॉय जी का कहना है कि हम दो हमारे दो, तभी फरीद खान जी ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी की नीति है, अमित शाह, मोदी, अंबानी और अडानी, ये लोग सिर्फ अलग करना जानते हैं और पश्चिम बंगाल में ये सब नहीं चलेगा। शंकर लाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो शंकर लाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जॉय जी, आपने तमाम सवाल इनके और जो भी आपके सवाल का जवाब फरीद जी ने दिया है, अब क्या कहेंगे? जो दो हमारे दो हम दो, ये सवाल का जवाब फरीद जी ने दिया है आपको। सुप्रीमो है, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी, उनका कहना है आज जो 31 विधानसभा की चुनाव हो रही है उसके लिए हम दो, माने उनको दो चाहिए, सीपीएम को दो चाहिए, बाद बाकी
बीजेपी को जाने दो, क्यों जनता ये मन बना चुकी है। जनता जो है वहाँ की जनता जनता ने उनको नकार दिया है। आगे ये लोग कितनी दांतली कर रहे हैं, ईपीएफ घर पे मिलता है कि उनको रहने की जगह नहीं था। अरे इतनी बड़ी स्कूल होता है, इतना बड़ा टेंट है, फिर भी रहने की जगह नहीं था, तो उनके घर पे ही रहने था। किसी साधारण कर्मी घर में जाते, मान लो गलती से तृणमूल कांग्रेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर तृणमूल कांग्रेस के घर पे पहुंच भी गए तो बोलते भाई ये हमारा पार्टी का घर है, मैं कार्यकर्ता हूँ, आप साधारण घर में चले जाइए। और दूसरे तो से कुछ ये करवा के तो उसमें बोले नहीं, स्कैंडल लगा दें। इनका कहना है कि आपके लोग जो गाड़ियों में भर भर के लेके जा रहे हैं, जीपी से लेके आसाम तक, उस पर आपकी निगाह नहीं पड़ती है। उनको नकार चुका है, इसलिए आप तो लोगों की मदद करने में आए तो हो जाते हैं बदनाम। ये तो वही वाली बात हो गई कि वो कभी भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। लेकिन जॉय जी 10 साल से ममता बनर्जी भी राज कर रही है वहां पर, उन्हीं को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक अकेली महिला और बीजेपी की पूरी पार्टी, जिन सीटों पर टीएमसी रही उन सीटों पर आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कैसे दावा कर रहे हैं आप जीत का? वही 10 साल से तोलाबाजी से यहाँ की जनता त्रस्त है, 10 साल से कटमनी से यहाँ की जनता त्रस्त है। ममता बनर्जी खुद मन से बोलती है कि हमारे नेता कटमनी लेते हैं, उनको ये करो। तो मैं देखिए कहीं हद तक ये लोग खुद परेशान है कि इनकी जो नेताएं हैं जो चोरी करते हैं वो लोग खुद परेशान है अपने आप में कि दूसरे को क्या देंगे। तो जनता यहाँ का मन बना चुकी है, जनता यहाँ परिवर्तन चाहती है। किसी भी हालत में जनता यहाँ की जो भी हो, यहाँ की तृणमूल सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। और 2 मई को भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में बंगाल में आई। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो दोनों ही पार्टियों का बहुत अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन फरीद जी आपके पास आऊंगी, आपको नहीं लगता कि केंद्र में जिसकी सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार की बात की है मोदी जी ने कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी पश्चिम बंगाल में विकास होगा, केंद्र में जिसकी सरकार है, आपको नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में वही सरकार फिर से आएगी? क्योंकि दावा तो बीजेपी भी लगातार कर रही है। वहां से आधे नाम कट के आते हैं, यहाँ पे इनके आपसी लोग मारामारी करने लग जाते हैं और यहाँ पर कुछ काम करने में देरी हो। यहाँ की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारी दीदी यहाँ बैठ के, मेरी यहाँ सरकार है, लोग को 2 किलोमीटर के अंदर में जाके सारे फैसले हो जाते हैं। यहाँ बंगाल का फैसला दिल्ली बैठ के करे, ये वहां की जनता नहीं जाने मानेगी। और रही डबल इंजन की सरकार, तो भाई आपको तो लोगों ने उत्तर प्रदेश में टाइम दिया, मध्य प्रदेश में टाइम दिया, बिहार में टाइम दिया, राजस्थान में टाइम दिया, गुजरात में 25 साल से चला रहे हैं। आपने ऐसा क्या कारनामा कर दिया जो बंगाल की जनता आपको देखकर वहां यहाँ पर वोट दे? आपने 22 किलोमीटर की दीवार खिंचवा दी। जो जितना पैसा खर्चा हुआ गुजरात में, ट्रम्प को ये दिखाने के लिए कि मेरा गुजरात कितना चमक रहा है, अगर उतना पैसा आपने गरीब जनता को दिया होता, उनकी खुशहाली आना होती और वो गुजरात चमक रहा होता, तो आपने वो नहीं किया। आपने 22 किलोमीटर की दीवारें खिंचवा दी गरीबी और गरीबों को छुपाने के लिए। तो बंगाल में भी बहुत गरीबी है, तो क्या पूरा बंगाल में दीवारें उठवा देंगे? बंगाल की जनता कभी मानने वाली नहीं है। बंगाल की जनता बहुत सोचने समझने वाली जनता है। बंगाल की जनता ने आपको अच्छी तरह से देख लिया है, परख लिया है। लेकिन फरीद जी बदला तो बंगाल भी नजर आ रहा है। फरीद जी आपसे सवाल करूं, बदला तो बंगाल भी नजर आ रहा है। दीदी की लहर जरूर है, लेकिन बीजेपी के नेताओं में भीड़ काफी नजर आ रही है। उनकी जो रैलियां निकल रही है नेताओं की, दीदी की जो भीड़ होती है वो नेचुरल भीड़ होती है, और मोदी और शाह जी की भीड़ जुगाड़ की जाती है पैसा देके। आपने अभी 2 दिन पहले देखा, योगी जी आए थे, 500 आदमी तक नहीं थे। कल नड्डा जी मीटिंग कर रहे थे, सारी सीटें खाली हो गई। उन्होंने 3 मीटिंग में से अपनी 2 मीटिंग कैंसिल कर दी, जिसमें भीड़ लोग जुगाड़ नहीं हुए, पैसा पहुंच नहीं सका, लोग आए नहीं। क्योंकि पिछले तो आप कह रहे हैं कि नेचुरल भीड़ जो है वो ममता बनर्जी की रैली में है। जॉय जी क्या कुछ कहेंगे? ये कह रहे हैं कि खरीदी हुई भीड़ है ही नहीं। ममता बनर्जी एक प्यार है, ममता बनर्जी लोगों का भरोसा है, ममता बनर्जी का नाम अपमान कर रहे हैं और ये अपमान का बदला जनता लेगी। इनका कहना है कि इसका मतलब जनता पैसा लेके आ रही है, जनता तो इसकी बदला लेगी। आप जनता का अपमान कर रहे हो, आप जनता को बोलो बिकाऊ है, तो जनता बिका, जो पब्लिक है यहाँ के बंगाल की जनता बिकाऊ है, वो पैसा लेके आती है। आज भी हावड़ा के डुमू जिला में हमारे प्रधानमंत्री की सभा है। मैं फरीद भाई को बोलूंगा कि एक बार मैंने टीवी चला करके या मोबाइल पे ही देख लें, वहाँ पे क्या जनता क्या बोलती है, वहाँ की भीड़ क्या परिस्थिति भीड़ की।
मैं वहीं से बात कर रहा चलिए हूँ। इनसे भी मैंने सवाल किया। जॉय जी आपसे भी एक सवाल करूंगी। इनसे मैंने सवाल किया कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल बदला बदला नजर आ रहा है, जनता भी कहीं ना कहीं चाह रही है, लेकिन आप एक अकेली महिला से लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो 10 साल से राज कर रही है। पूरी बीजेपी एक साइड और एक ममता बनर्जी एक महिला अकेली, तो क्या लगता है उनको चुनौती देना कहीं ना कहीं कितना हद तक सही और गलत है? देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है ना, वो परिवारवाद में चली गई है। आप ममता बनर्जी को अकेले क्यों मापते हो? वो तो पूरा परिवार को उन्होंने पार्टी में डाल दिया। आज उनके जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता सब छोड़ के जा रहे हैं, सब तो उसके लिए ही जा रहे हैं ना, परिवारवाद नहीं क्यों जी। तो सभी तो परिवारवाद के लिए, बड़ी बड़ी जो भी है परिवारवाद के लिए सब जा रहे हैं। कौन से परिवारवाद की बात कर रहे हैं जॉय जी? आप थोड़ा सा समझा पाएंगे ताकि फरीद जी जवाब दे पाए। अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी जो कभी राजनीति किए नहीं थे, उनको उठा के ले आए हैं। आज उनसे झगड़ करके सब बड़े नेता हो जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी अकेले नहीं लड़ रही है, वो अपने परिवार को बचाने के लिए, वो जनता के लिए नहीं है, वो अपने परिवार को बचाने के लिए परेशान है। परिवार को किसी हालत में बचा लें उसके लिए परेशान है। वो उनके भाई भतीजा, वो बोलती है कि मैं गरीब हूँ लेकिन मेरा भतीजा बड़ा है। वही होता है, मैं तो गरीब हूँ लेकिन मेरा भतीजा बड़ा है, मैं तो गरीब हूँ लेकिन मेरा भतीजा करोड़पति है। तो कहीं हद तक ये बंगाल जनता ये जो है, ये 10 साल से जो पब्लिकों को बेवकूफ बना ना, वो देख गया है। और इतना दिन तक बंगाल जनता वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि कोई विपक्ष आए जोरदार, जो इनका मुंह पर जवाब दे। आज भाजपा इनके सामने खड़ी है और जनता मन बना चुकी है पूरा परिवर्तन लाने की। आप हर रैलियों में हर जगह देखते होंगे, आज जहाँ पे भी गाँव पे आपकी। चलिए फरीद जी, परिवारवाद का आरोप जो लगाया है कि ममता बनर्जी परिवारवाद खेल रही है, अभिषेक बनर्जी की यदि हम बात करें तो वो कहती है कि मैं गरीब हूं लेकिन मेरा भतीजा करोड़पति है, ये परिवारवाद का जो आरोप लगा है इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? कहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये आरोप लगाना ही जानते हैं, आरोप प्रत्यारोप, और इनके पास सच्चाई का इससे कोई रिश्ता नहीं है। अगर ये परिवारवाद का हम पर इल्जाम लगाते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी के बेटे साहबजादे जो उनके हैं, उनका ऐसा कौन सा एडुकेशन है या उन्होंने कौन सी रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और कौन सा क्रिकेट खेला था जो आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने बैठे हैं? उस तरह से अरुण जेटली के खानदान वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और राजनाथ सिंह के बेटे उत्तर प्रदेश में मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। किस परिवार की बात है? जिनको हमारे नेता ये सिर्फ यहाँ लोगों को दिखाना चाहते हैं कि तुम जो करो वो गलत है, हम जो करें बिल्कुल सही है। आज नड्डा जी के बेटे भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, तो तुम्हारे लिए परिवारवाद, राजनीति, लोकतंत्र, और हमारे यहाँ कोई अगर आ जाए तो उस पर इल्जाम लगाएंगे आप? इनके पास इल्जाम लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ ना, ये भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली भाजपा नहीं रही, ये भाजपा प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। जवाब दीजिए, परिवारवाद का जो आपने आरोप लगाया है इन पर, माना कि ममता बनर्जी परिवारवाद खेल रही है, लेकिन बीजेपी का क्या जवाब रहेगा इस पर, परिवारवाद पर? क्योंकि आपके भी बड़े बड़े नेता बैठे हैं, केंद्र की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें। परिवार राजनीति में ना, वो राजनीति करते हुए एमएलए, एमपी, काउंसिलर हुए हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि ऊपर से आकर के टपअप करके किसी को हमने मत दे दिया है। आप देखोगे हमने बड़े बड़े नेताओं के परिवार के टिकट काटे हैं, किसी को ऐसा नहीं किए हैं। उनको इनके कार्यकर्ता होते हुए ऊपर से पहुंचना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, खाली अपने परिवार के आदमी को, मैंने अपने अभिषेक की आज अलगी हो चुकी है, इनको और जनता जनार्दन मिल रहा है। कुछ भी हो इस प्रकार से किसी भी हालत में ये अभिषेक बनर्जी को प्रतिष्ठा बन जाती है, जिसके लिए ही यहाँ की जनता त्रस्त है। फरीद जी, क्या कुछ कहेंगे आप? इनका कहना है कि परिवार के भी लोगों की टिकट हमने काटी है, लेकिन ममता बनर्जी की एक ही फितरत है, परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना। और बात करें आज की सीटों की तो अभिषेक बनर्जी की कहीं न कहीं प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। अभिषेक बनर्जी अपने इलाके में पूरी की पूरी सीटें जीत रहे हैं, बल्कि पिछले बार इतने वोट से लोग जीते थे उससे ज्यादा से जीत रहे हैं। और रही परिवारवाद की बात, तो किस दुनिया में ये लोग रहते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया कि अमित शाह जी के साहबजादे जय शाह ने कौन सा ऐसा कारोबार किया जो उनकी 500% कमाई अचानक बढ़ गई? ये जवाब नहीं देंगे। जॉय जी जवाब दीजिए, आपने भी सवाल किया है परिवारवाद का, फरीद जी ने जवाब दिया है। क्या उन्होंने बोला? सुना नहीं मैम इनका सवाल ये, फरीद जी सवाल एक बार आप कीजिए ताकि जॉय जी अच्छे से सुन पाए। सवाल कर रहे हैं जी, बोलिए।
जॉय जी, इनका सवाल ये है कि अमित शाह जी के जो बेटे हैं जय शाह जी ने उन्होंने ऐसा क्या कुछ कारोबार किया कि उनकी जो आय है वो दोगुनी हो गई। आपने परिवारवाद का आरोप लगाया। फरीद जी, शायद यही सवाल था आपका जॉय जी से। देखिए, मैं जी हाँ, गूगल खोल के देख लें उनका कोई बिजनेस है भी कि है नहीं, और संग में ये भी देखें कि अब तक इनके क्या बिजनेस है। एक छोटी सी कलकत्ता में रंग की दुकान है हरी स्ट्रीट में, और एक रंग की दुकान से इतनी बड़ी कैसी कोई करोड़ संपत्ति बना सकता है। और रहा बात जय शाह की, तो वो खोल के देख ले नेट पे, जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पूरा मेल करना होता है कि कौन सा बिजनेस करते हैं, कितने रुपए इनकम हुई, कितने ट्रांजेक्शन हुई है, वो देख लें। और नेक्स्ट टाइम जब वो बैठे तो ये हिसाब लगा करके बैठे। और मैं तो बता बोलता हूँ कि आगे एक बार हरीश चौधरी के बारे में भी सोच लें कि जहाँ पे एक रंग की दुकान है और उस रंग की दुकान से छोटी सी रंग की दुकान है हरीश चौधरी है, और उस रंग की दुकान से ये चलाते हैं और कैसे करोड़पति बन गए। तो यहाँ हर जनता एक रंग की दुकान खोले, एक पेंट की दुकान खोले, वो भी हर जनता करोड़पति बन जाए। चलिए, हम अब फरीद जी के पास आऊंगी मैं। बात हम 30 सीटों की कर रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं, हम परिवारवाद पर आ गए हैं, हम टिकट पर आ गए हैं। लेकिन 30 सीटों की यदि बात करें फरीद जी, तो जिन 31 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं उसमें पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का कब्जा था 29 सीटों पर। लेकिन इस बार ऐसा क्या फैक्टर काम आने वाला है पश्चिम बंगाल में जिस पर अब ममता बनर्जी फिर उन्हीं सीटों पर काबिज हो सकती है? हमने जनता के बीच में जाकर काम किया है, और फैक्टर हम देखकर नहीं करते हैं, लेकिन देखिए लोगों के जब आप काम आइएगा तो लोगों के दिल से धुआं निकलेगी कि ये इंसान मेरे काम आया है। हमने लोग जो बुरा वक्त जब आता है इंसान तभी पहचाना जाता है। अम्फान के बाद जो कोविड का जो सिचुएशन आया, देश का इतना बुरा वक्त आया, हमने लोगों के घर घर जाके काम किया। हमने लोगों से वादा भी किया कि अगर हम सरकार में आए तो पूरी जिंदगी उनको फ्री में राशन देंगे। हम बच्चों को सबुज साथी के तौर पर जो बच्चियां स्कूल जाती हैं क्लास 9 में पास करने के बाद उन्हें साइकिल देने का काम किया है कि जो लोग बच्चे स्कूल से गांव से स्कूल जाते हैं तो वो साइकिल से जाएं। हमने खाद्य साथी के रूप में फ्री में राशन दिया है। हमने हेल्थ कार्ड के रूप में जो 5 लाख का बीमा देने का काम किया है। हमने बच्चों को टैब देने का काम किया है। जिन बच्चों को टैब नहीं दे सके उनको 10,000 रुपए दिया है कि तुम जाके टैब लो, घर में बैठ के पढ़ सको। तो हमने लोगों के दिलों में घुसने का, उतरने का काम किया है। और इन लोगों ने सिर्फ वादा खिलाफी किया है। इन लोगों ने बोला है कि हम आपको पैसे देंगे, हम आपको 15 लाख देंगे, हम आपको जनधन योजना देंगे, हम आपको आयुष्मान देंगे, मगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये लोग सिर्फ बोलने वाली राजनीति करते हैं, हम लोग सिर्फ काम करने वाली राजनीति करते हैं। और हमको अपने लोगों पर, अपनी माओ बहनों पर पूरा विश्वास है क्योंकि हमने विधवा भत्ता दिए। चलिए फरीद जी, आपके तमाम आरोप वादा खिलाफी के बीजेपी पर है। आप बिल्कुल दावा भी कर रहे हैं कि इन सीटों पर हम फिर काबिज होंगे। कॉन्फिडेंस भी आपका काफी अच्छा नजर आ रहा है। काम आपने किया है ये आप कह रहे हैं। जनता के चेहरों पर खुशी की लहर है ये भी आप कह रहे हैं। जनता को विश्वास है ममता बनर्जी पर, ये भी आप कह रहे हैं। लेकिन तमाम सवालों के जवाब हम हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा से अभिलाष पांडे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जुड़े हुए। अभिलाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद आपका। अभिलाष जी, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, 31 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी दोनों ही नेता दावा कर रहे हैं बीजेपी का। क्या लगता है किसका लहर वहां काम आने वाली? क्योंकि ममता बनर्जी जो 10 साल से है और बीजेपी भी लगातार दावा कर रही है और बीजेपी के तमाम नेता पश्चिम बंगाल में पहुंचे हैं। क्या लगता है इस बार किसकी लहर दिखने वाली है? अभी मैं खुद यहाँ 2 महीने से पश्चिम बंगाल में ही हूँ जी। जिस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर बनी है, पश्चिम बंगाल को जिस गति से विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए था, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जी और टीएमसी की जो सरकार रही है इसने बंगाल को पीछे ढकेलने का काम किया है। जिस तरह से गुंडागर्दी, जिस तरह से लोग यहाँ पर अपनी बातें तक नहीं रख सकते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम जो किया गया है, मैंने अभी कई विधानसभाओं से होकर मैं आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोग भले कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन अंदर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कमल के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। जो गुंडागर्दी टीएमसी ने की है, जो जनहितैषी चीजों का हनन करने का काम जो टीएमसी ने किया है, भाईपों की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर चलाई जा रही थी। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर जो जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार के टैक्सेस, जिस प्रकार की लूट खसोट और गुंडागर्दी मचाकर रखी है,
मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जनहितैषी नीति और उनके प्रति जो जनता का विश्वास देखने को हमको मिल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पश्चिम बंगाल की धरती में कमल खिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 मई के दिन बनकर आएगी और जनहितैषी और जनता के हितों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लेकिन काम अभिलाष करेगी। इनका कहना है कि जो जनता, जो भीड़ उनकी रैलियों में आ रही है वो खरीदी हुई है, और ममता बनर्जी की रैली में जो भीड़ दिख रही है वो नेचुरल दिख रही है। देखिए, मोदी जी को सुनने के लिए इस देश की जनता अपने अपने घरों से निकलती है और मोदी जी की जो रैलियां होती हैं, उन रैलियों में निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, रैली, बाकी सारी चीजें, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ भी कर ले टीएमसी सरकार नहीं बना पाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी स्वयं चुनाव हारने वाली है। इसीलिए सरकार बनना तो भारतीय जनता पार्टी का तय है और जनता ने भरपूर आशीर्वाद वोटों का कमल की बटन दबा दबा कर दे रही है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि काम करने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अभी मैंने सुना कि हमारे कोई मित्र कह रहे थे कि वादा खिलाफी या जनता के हित के हमने काम नहीं किए। अरे करोड़ों लोगों को गैस का कनेक्शन, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बनवाने का काम, ऐसे अन्य सारे काम, किसानों के हितों की सरकार भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, हर व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। इसलिए दावे के साथ कहता हूं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आदरणीय मोदी जी को पूरा देश पसंद कर रहा है और यहाँ पर भी कमल खिलने वाला है। चलिए, आपके तमाम सवालों के जवाब आपने जो जवाब दिया है, फरीद जी आपके पास आऊंगी। नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार रही है, ये दावा बीजेपी ने कर दिया है, लेकिन अब इस पर क्या कहेंगे? गुंडागिर्दी, वादा खिलाफी का जो आरोप आपने लगाया था, गुंडावाद तो ममता बनर्जी ने चला कर रखा है। अभिषेक बनर्जी के लिए अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया है ममता बनर्जी ने। अब क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो नंदीग्राम के इलेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि अब क्या बोलूं। कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो तो दोनों को पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरे भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। उनका कितना कॉन्फिडेंस काम आया, सच्चाई सामने आ जाएगी। और हालांकि ये लोग सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे ही चल के, मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने उस दिन भी कहा था और आज मैं कह रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी एक अच्छे नेतृत्व मालिक है, मगर इन्होंने जो हिंदी में बोलते हैं बैठकबाजी, उनको अपनी पार्टी में लेकर उनको ऐसी जगह पर फंसा दिया है ममता बनर्जी के सामने, ताकि वो हार जाए और इनके दूसरे लोग मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाए। हालांकि शुभेंदु अधिकारी को एक अच्छी जगह उन्हें देना चाहिए था, एक सेफ सीट देनी चाहिए थी, जो बेचारे वहां से इलेक्शन जीत जाते। इन्होंने पहले दिन से ही उनको बोल्ड आउट कर दिया। खैर, ये इनके अपना इंटरनल पार्टी का मैटर है, मैं इसमें क्या बोलूं। और रही बात ममता बनर्जी की जीतने की और हारने की, तो मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, एक महिला के पीछे देश का पूरा प्रधानमंत्री जो 30 दौरे कर रहा है, होम मिनिस्टर 30 दौरे कर रहा है, देश का उनका जो भाजपा का प्रेसिडेंट 60 मीटिंग करेंगे, और केंद्रीय कितने मंत्री, पूरा गुजरात, पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ पर आके बैठा हुआ है सिर्फ एक महिला को हराने के लिए। इसी से आपको दावा, और मैं दावा करूंगा और आपको समझ में अभी आ जाएगा उस नेत्री में, उस महिला में कितनी ताकत है, जो पूरा देश के भाजपा नेता उनके पीछे आके लगे हुए हैं कि कैसे इनकी टांग पकड़ इनको गिरा दिया जाए। मगर मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इनका ये सपना ही रह जाएगा। आने वाले 2 मई को आप देख लीजिएगा। मैं आज फिर एक बार का दावा कर रहा हूं कि आज जो सीटों का चुनाव हो रहा है, आधी सरकार तो मेरी आज बन गई, बस आधे की देरी है। 70+ सीट हम आज ही ले आने का काम कर लेंगे। और मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बाकी तो हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का 2 तारीख को दिख जाएगा। बिल्कुल, 2 तारीख को पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ के मिश्रा जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मिश्रा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी बिल्कुल। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं और कांग्रेस भी बिल्कुल जीत का दावा कर रही है वामपंथियों के साथ मिलकर। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जिन सीटों पर आज चुनाव होने जा रहे हैं उसमें एक सीट ही कांग्रेस और वामपंथियों को मिली थी, और आप फिर भी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिएगा, समय हमेशा परिवर्तनशील होता है। आतंक और तानाशाही के दम पर कोई भी शासक अधिक दिनों तक राजनीतिक शासन नहीं कर सकता है, और ये 5 चुनावों के परिणाम इस बात को साबित कर देंगे कि यह लोकतांत्रिक देश है, तानाशाहों का समूह नहीं।
लेकिन के मिश्रा जी, एक बात समझ नहीं आई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस की, वो अभी तक बंगाल में नहीं पहुंचे हैं और आप वामपंथियों के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिएगा, मैं मध्य प्रदेश तक सीमित हूँ और मेरा क्षेत्राधिकार सिर्फ मध्य प्रदेश है जी। राहुल गांधी जी कहाँ जाएंगे, प्रियंका गांधी जी कहाँ जाएंगी, वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय इकाई तय करती है, वो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। लेकिन फिर बात वही आ रही ना कि पश्चिम बंगाल में आप भी जीत का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस अपनी नीति बना चुकी है, कांग्रेस को पता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन नेता वहां एक भी नहीं पहुंच रहा है। देखिए, कभी कभी वैचारिक संगठनों का अंडरस्टैंडिंग भी होती है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, तानाशाही के खिलाफ हैं, जो लोकतंत्र को दबोच कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उनके गुलाम बने हुए हैं, उनके सौदागर बने हुए हैं, उन सबको मारने के लिए हम सब साथ हैं। प्रोग्रेसिव अलायंस पूरा साथ है। चलिए, तो आपके तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे अभिलाष मिश्रा जी से। अभिलाष जी, के मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमारी रणनीति तय है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पश्चिम बंगाल में आए या नहीं आए, लेकिन कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी और जो पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं उनको भी हम गिराएंगे। के लिए दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। यही जिस तरह का सीपीएम के साथ गठबंधन करके, सीपीआईएम के साथ गठबंधन करके कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ रही है, तो मैं के मिश्रा जी को भी ये बताती हूँ कि सीपीआईएम का कैडर ही कांग्रेस के साथ नहीं है। इसीलिए जो राहुल गांधी जी हैं, भाई ये केंद्रीय नेतृत्व का जो विषय आपने कहा है, भाई कैसे हो सकता है कि कोई दल चुनाव है और उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण लीडरशिप है वो उसके प्रचार के लिए ना उतरे। ये तो मुझे लगता है कि किसी को भी ये बात नहीं पच रही होगी। इसलिए क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है कांग्रेस का पश्चिम बंगाल के अंदर आज की स्थिति में। सीपीआईएम के लोग खुद कई सीटों पे जहां पर गठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहां सीपीआईएम का कैडर कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं है। इसलिए कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम अपने लीडर को उतारेंगे भी तो भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। भाई क्यों नहीं आ रहे? आपने सही सवाल खड़ा किया कि क्यों नहीं आ रहे कांग्रेस के लीडर यहाँ पर प्रचार करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है और इस जगह पश्चिम बंगाल में जो सीधा सीधा चुनाव है वो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस तो सिर्फ नाम के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा कर रखी है, इसलिए कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी ने बहुत सही निर्णय लिया है कि वो यहाँ आकर किसी भी प्रकार की रैली नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बाद में यही कहा जाएगा कि गए और कुछ नहीं हुआ। इसलिए वो अपनी हार मुझे लगता है कांग्रेस यहाँ मान चुकी। बिल्कुल अभिलाष जी, आप जो कह रहे हैं और कहीं ना कहीं नजर तो हमें भी आ रहा है कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो ममता बनर्जी और मोदी की बीच, यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच सिमट गया है। लेकिन फरीद जी का ये सवाल है, उनका ये भी कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दा लोकसभा की हमने बात की, वो अलग था, यहाँ की जनता लोकसभा को देख के वोट नहीं करती है। पश्चिम बंगाल में? जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में लोकसभा में जीत हुई लेकिन विधानसभा में नहीं होगी। मैं वही कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में लोकसभा में लोगों ने लोकसभा केंद्रीय नेतृत्व को वोट दिया। मध्य प्रदेश और आपने पश्चिम बंगाल में वर्तमान की जो परिस्थिति है, ममता बनर्जी का जो गुंडागर्दी, जो आतंक, जो कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में तो ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं होगा। हम भी राजनीतिक, के मिश्रा जी भी बड़े सम्मानीय बैठे हुए हैं, हम भी राजनीतिक क्षेत्र से हैं, कभी भी इस तरह की हरकतें की, कार्यकर्ताओं की हत्या कर देना, ये पश्चिम बंगाल के अंदर ही हो रहा है। इसलिए जनता जानती है, लोग जानते हैं कि ये एक गुंडा तत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं। होर्डिंग पोस्टर लगाने नहीं देते, मारपीट करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता। अभी 5-7 दिन पहले एक कोई बुजुर्ग महिला को मार दिया गया। ये इस तरह का आतंक मुझे लगता है देश की राजनीति पसंद नहीं करेगी। इसीलिए इस बार टीएमसी साफ होगी और कमल पश्चिम बंगाल के अंदर खिलने वाला है, दावे के साथ कहता हूँ। चलिए फरीद जी, तमाम सवालों के जवाब मैं आपसे जाते जाते एक सवाल आपसे करूंगी। ये बीजेपी जो इतना दावा कर रही है, मोदी लहर, अमित शाह की लहर, जेपी नड्डा की लहर, लोकसभा चुनाव में जो जीत हासिल हुई वही अब विधानसभा में होगी, लेकिन आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्या है, ऐसा क्या मुद्दा होने वाला है फिर से कि एक बार फिर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आए? क्योंकि एक महिला को चुनौती दे रही है बीजेपी और जीत का दावा कर रही है। कि जब पूरे देश के भाजपाई नेता लोग, भाजपाई वर्कर लोग सब तरह से आकर यहाँ पर जमावड़ा बना के रखे हुए हैं, इनको खुद बंगाल के अपने वर्करों पर भरोसा नहीं है।
इसलिए सारे के सारे लोग बाहर से आके पेपर वर्क, अंदरूनी काम सब कुछ यही लोग कर रहे हैं और एक गुंडा बाहिनी के तौर पर अपने ही लोगों को मारकर इल्जाम टीएमसी वालों पे देना चाहते हैं ताकि टीएमसी बदनाम हो और इनके प्रति सिंपैथी बढ़े। तो ये इनके वर्कर भी अब समझ गए हैं, यही अपने वर्करों को जिनको टिकट नहीं दिया है उनको किसी न किसी वैसे उनकी हत्या करवा देते हैं और सिर्फ सिंपैथी के लिए, और लोगों से सिंपैथी मांगते हैं कि देखो मेरे लोगों को मार दिया। ये खुद एक गुंडा पार्टी है और कुछ नहीं है। और ये हमारी ममता बनर्जी समय की बहुत कमी है फरीद जी, अभिलाष जी, और हम लोग बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब 2 मई को कौन आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय की बहुत कमी है। मैं आप चारों ही मेहमानों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। बीजेपी से भी पक्ष रखा था हमारे साथ जॉय चौधरी पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए थे, कांग्रेस से भी पक्ष के मिश्रा जी जुड़े हुए थे, भाजयुमो से अभिलाष मिश्रा जी और फरीद खान जी टीएमसी से, चारों ने ही अपना पक्ष रखा। लेकिन 2 मई को क्या कुछ होता है, दीदी या फिर दादा, जो लड़ाई चल रही है पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सिमट कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। वो कांग्रेस जो वामपंथियों के साथ लड़ रही है और वही कांग्रेस केरल में वामपंथियों के साथ, यानी कि 2 फितरत है। लेकिन फिर भी बीजेपी और टीएमसी की जो लड़ाई है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। तीसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। अभिषेक बनर्जी जो एक बड़ा चेहरा आज की सीट का, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। फिलहाल 2 मई को क्या कुछ होता है, कौन पश्चिम बंगाल की सीट पर बैठता है, क्या ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी या फिर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बनता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।